सुप्रभात सभी को। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राजकोषीय नीतियाँ। हिंदी में इसे फिस्कल पॉलिसीज़ के नाम से भी जाना जाता है। लेट्स नो व्हाट इज़ फिस्कल पॉलिसीज़। आपके लिए कुछ ये नोट्स जो हमने हिंदी और इंग्लिश में एक मिक्सचर उसको बनाया है वो आपकी स्क्रीन पर है, आप उसको नोट कर सकते हैं जितने भी स्टूडेंट्स इसको देख रहे हैं। और किसी भी पॉइंट को लेकर, किसी भी बिंदु को लेकर आपकी अगर कोई प्रश्न आपका है, कोई शंका आपकी है, कोई डाउट आपका है, तो वो आप हमें, आपका जो व्हाट्सएप नंबर है, जो व्हाट्सएप ग्रुप आपके लिए बनाया गया है, उसमें आप हमें आवश्यक रूप से भेजें। हम अगले ग्रुप में आपकी जितनी भी क्वेरीज होंगी उसको सॉर्ट आउट करेंगे। लेट्स स्टार्ट द डेवलपिंग फिस्कल पॉलिसीज। डेवलपिंग कंट्रीज प्रोसेस use natural and manpower resources, but these resources remains unutilized and underutilized for want of capital and technical know-how. For initiating and accelerating the process of economic development, the rate of capital formation is not only to be kept high, but also be steadily increased as beside the amount of investment. Its pattern also affect the development, so allocation of resources to various sector needs to be done on a rational basis. These objectives may be realized through the planning agencies in the developing economics. Monetary as well as fiscal policies in this country play supplementary role to the economic development, to the economic planning to control the economy. In the beginning, these two policies measures were used in manner they were used in the developed countries. For example, to attain full development, now the developing countries have acquired consciousness about their specific condition and problem accordingly. Monetary and fiscal policies have been formulated in this chapter. We have to know. We shall discuss the objectives of efficiency and limitations of monetary as well fiscal policies in the context of developing countries. ये बेसिक चीज़ें जो हम इसमें स्टडी करेंगे. If we know a short definition of fiscal policies, you can find that you may please write. Fiscal policies is a policies under which the government use its expenditure and revenue programs to reduce desirable effect and avoid undesirable effect on national income, production and employment. ये जो लोग हिंदी में इसको जानना चाहते हैं वो भी ज़रूर इसको नोट कर सकते हैं कि फिस्कल पॉलिसीज क्या है। मौद्रिक नीति मौद्रिक नीति का अर्थ नियंत्रणात्मक नीति से है, जिससे केंद्रीय बैंक सामान्य उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मुद्रा का पूर्ति पर अपना नियंत्रण बनाए रखता है। मौद्रिक नीति को उन सभी उपायों के रूप में समझा जा सकता है जो मौद्रिक प्रणाली को प्रभावित करते हैं, या मौद्रिक, आप इसको और सरल भाषा में ऐसे समझिए कि मौद्रिक प्रणाली के अस्तित्व और क्रिया के परिणाम स्वरूप हानियों को न्यूनतम तक करने और लाभों को अधिकतम तक करने के रूप में परिभाषित किया जाता है. Now we have some instruments of fiscal policies, but before that we must have to discuss the objectives of monetary policies. After that we can discuss the instruments of fiscal policies. I'm discussing now the objective of fiscal policies. The first and important objective of the monetary policies is growth with stability, स्थिरता के साथ समृद्धि. Growth with
स्टेबिलिटी और स्थिरता के साथ समृद्धि। इट मीन्स जितने भी विकासशील अर्थव्यवस्था हैं वो अपने उद्देश्य की समृद्धि दर को अधिकतम करना चाहती है तथा स्थिर भी बनाए रखना चाहती है। जो डेवलपमेंट रेट है वो उसको फिक्स्ड करना चाहती है, वो उसको स्टेबल करना चाहती है। और इस क्षेत्र में उनको निजी क्षेत्र के संसाधनों को लगाने और उनके उचित आवंटन में मौद्रिक नीति निर्णायक भूमिका अदा करती है। फिजिकल पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसी ही वो पॉलिसी है जो उनको इस फील्ड में हेल्प करती है, किसके लिए, अपनी जो डेवलपमेंट पॉलिसी उनकी होंगी। इसके अलावा जो इसका और इसका पार्ट आप देखेंगे, आर्थिक सफलता के ऊंचे स्तर को प्राप्त करने के लिए निवेश क्रियाओं को बढ़ाने की आवश्यकता होती है। मौद्रिक नीति न केवल निवेश प्रोत्साहन कर सकती है बल्कि यह कम उत्पादी और कम उपयोगी क्रियाओं में निवेश को हतोत्साहित भी कर सकती है। इसलिए निवेश को प्रोत्साहित करने और हतोत्साहित करने के लिए व्यापारिक क्रियाओं की जरूरत के अनुसार क्रमशः सुलभ, चीप अथवा सख्त, टाइट उपाय अपनाए जा सकते हैं। सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज स्टेबिलिटी या प्राइस स्टेबिलिटी, मूल्य स्थिरता। प्राइस स्टेबिलिटी की जो प्राइस है डिफरेंट गुड्स का, दैट शुड बी स्टेबल, दैट वी आर फेसिंग द लॉट ऑफ flexibilities and variabilities in the price, and it's very important to for an economy to stable their price, to retain their price at a economic level. मौद्रिक अधिकारियों को समृद्धि इस प्रकार से विकसित फोस्टर करनी चाहिए कि वह मूल्य स्थिर के साथ आती है, या इसे ऐसे कह सकते हैं कि स्थिरता केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। मूल्यों में तीव्र उतार चढ़ाव के परिणाम स्वरूप स्फीति, इन्फ्लेशन एंड अविस्फीति, डिफ्लेशन हो सकती है। मौद्रिक सत्ता को इन दुखद बीमारियों की उपस्थिति के विरुद्ध समायोजित उपाय करने चाहिए जो अंत में पूंजी की उड़ान, फ्लाइट ऑफ कैपिटल और आर्थिक प्रणाली का विकास प्रेरित करता है। थर्ड ऑब्जेक्टिव इज टू एक्सचेंज रेट एंड स्टेबिलिटी, विनिमय दर स्थिरता। एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी भी फिक्स होना बहुत आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सौदे विनिमय की स्थिर दर के आधार पर घटित होते हैं। प्रत्येक देश को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य होता है। अपनी विनिमय दर को अपनी घोषित समूल्यता पर स्थित रखने को वचनबद्ध होता है। यह केवल मूलभूत संतुलन को सुधारने के लिए बदला जा सकता है। विनिमय की साम्य दर में किसी परिवर्तन की देश के भुगतान संतुलन पर गहरी प्रतिक्रिया होती है। इंग्लैंड, भारत और अनेक अन्य देशों द्वारा चल मुद्राओं के मूल्य घटाने के प्रयास उनके भुगतान संतुलन में समायोजन उत्पन्न करने में असफल रहे हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इसलिए विनिमय दरों में स्थिरता बनाए रखना आवश्यक है। पत्र मुद्रा, पेपर करेंसी स्टैंडर्ड में विनिमय दरों की स्थिरता जैसे भी वो हो, अवमूल्यन, डिवैल्यूएशन एंड अतिमूल्यन, ओवरवैल्यूएशन के साधन द्वारा कायम रखी जाती है। पहले स्वर्णमान के अंतर्गत एक देश से दूसरे देश में स्वर्ण की मुक्त चाल ने भुगतान शेष के असंतुलन को ठीक करने में मदद की है। हालांकि घरेलू मूल्य स्थिरता की कीमत पर, इसलिए प्रणाली की स्वचालित प्रणाली के जरिए विनिमय दर स्थिर बनाए रखी गई है। अगला जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज फुल एम्प्लॉयमेंट, रोजगार बनाए रखना या अधिकतम स्तर तक रोजगार को प्रोवाइड करना, पूर्ण रोजगार की स्थिति से कहते हैं। संभव है कि अधिकतर देशों के लिए पूर्ण रोजगार स्तर प्राप्त करना बहुत कठिन न हो, किंतु वास्तविक समस्या है कि इसे दीर्घकाल में किसी तरह कायम रखा जाए। व्यापारिक क्रियाओं में आवर्ती उतार चढ़ाव के परिणाम स्वरूप आर्थिक प्रणाली में बेरोजगारी हो सकती है।
1930 की महामंदी के फलस्वरूप अधिकतर देशों में कार्यरत जनसंख्या का महत्वपूर्ण भाग बेरोजगारी था, जो निराशावाद की स्थिति उत्पन्न करता है। और यदि सरकार लोगों की अपेक्षाओं तक बनी रहना चाहती है तो मौद्रिक अधिकारियों को रोजगार का ऊंचा और स्थायी स्तर सुरक्षित रख लेना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए साख सृजन के जरिए तो प्रसार के ऊंचे निवेश के द्वारा वर्तमान निवेश को वर्तमान बचतों से अधिक रखने के लिए बढ़ाना चाहिए। मैं कुछ और भी पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि जिसमें हम दूसरा जो पार्ट लेंगे वो ऑब्जेक्टिव ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसीज इन डेवलपिंग कंट्रीज, विकासशील देशों में मौद्रिक नीति के उद्देश्य, क्योंकि बगैर उद्देश्य की मौद्रिक नीति को लागू करना या दूसरे देश के उद्देश्यों के साथ मैच आउट करना बहुत आवश्यक है। अधिकतर विकासशील देश निम्न प्रति व्यक्ति आय, पूंजी निर्माण के अभाव, व्यापारिक उतार चढ़ाव, साख सुविधाओं की कमी, मूल्य अस्थिरता, मूल भुगतान शेष असंतुलन इत्यादि समस्याओं में से पीड़ित हैं। उपयुक्त मौद्रिक नीति न केवल आर्थिक विकास के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन मुहैया कराएगी, बल्कि विकासशील देशों को उत्पादन, रोजगार और आय के स्तर को बढ़ाने में भी मदद देगी। तो इसके उद्देश्य क्या है कि क्यों हम फिजिकल पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करते हैं? विकासशील देशों में मौद्रिक पॉलिसी क्यों इम्पॉर्टेंट है? इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कैपिटल फॉर्मेशन होता है, पूंजी का निर्माण होता है। बगैर पूंजी के कोई भी राष्ट्र अपना जो डेवलपमेंट पॉलिसीज़ है उसको नहीं बना सकता है। दूसरा है मूल्य स्थिरता, प्राइस स्टेबिलिटी, अपने अभी डिस्कस किया। तीसरा है टू मेक बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल, भुगतान शेष को अनुकूल बनाए रखना। भुगतान शेष क्या है? विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में होने से विकासशील देशों को अपनी विकास योजनाओं की सहायता के लिए पूंजीगत वस्तुओं की व्यापक श्रेणी तथा तकनीकी जानकारी आयात करनी होती है। परिणाम स्वरूप उनके आयात निर्यात से अधिक होते हैं, भुगतान शेष प्रतिकूल हो जाता है। इसलिए मौद्रिक नीति विनिमय दरों में स्थिरता बनाए रखने और भुगतान शेष में संतुलन दूर करने की ओर निर्दिष्ट होनी चाहिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमने शायद हमने इस नोट्स में मेंशन ना करे हों, इसलिए मैंने आपके बीच में डिस्कस करे। नाउ कमिंग टू द नोट्स दैट यू हैव सीन इन योर screen, you can please check every notes and kindly note please each and every notes. Fiscal policies deals with the taxation and expenditure decision of the governments. Some of the major instruments of fiscal policies are as follows: budget, taxation, public expenditure, public revenue, public debt and fiscal debt in the economy. और राजकोषीय नीति सरकार के कराधान, करारोपण और व्यय निर्णय से संबंधित है। राजकोषीय नीति के प्रमुख साधन इस प्रकार हैं। कौन से हैं? बजट कराधान, करारोपण, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक राजस्व ऋण और अर्थव्यवस्था में राजकोषीय घाटा। नाउ लेट अस सी द इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिजिकल पॉलिसीज। द बेसिक इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिजिकल पॉलिसीज, फर्स्ट वन इज बजट, second one is taxation. First one is budget and another one is taxation, and next is public expenditure. Public expenditure, and last but not least that is public debt. Fiscal policies means the use of taxation and public expenditure by the government of stabilization or growth of the economy. According to the Galveston, by fiscal policies we refer to government action affecting its receipts to expenditure which accordingly as measured by the government receipts. Its surplus or deficit, the government may change undesirable variation in private consumption and the investment by compensatory variations of public expenditure and taxes. हिंदी में भी थोड़ा समझ लीजिए आप लोग, थोड़ा आसान होगा। और कोई आप जहाँ डाउट हो आप उसको मेंशन करके आप अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप आपके लिए बनाए हैं, जो ई पोर्टल हमने आपके लिए बनाया है कॉमर्स 6 सेमेस्टर के लिए, उसमें आप जरूर उसको अपनी क्वेरीज को भेज दें। राजकोषीय नीति का अर्थ सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था के स्थिरीकरण
या विकास के लिए कराधान और सार्वजनिक व्यय का उपयोग। कार्ल बर्टन के अनुसार राजकोषीय नीति द्वारा हम सरकारी रसीदों, प्राप्ति और व्यय को सार्वजनिक करने वाली सरकारी कार्यवाहियों का उल्लेख करते हैं, जो कि सरकार की प्राप्तियों, उसके अधिशेष या घाटे द्वारा मापी जाती है। सरकार सार्वजनिक व्यय और करों के प्रतिपूरक विविधताओं द्वारा निजी उपभोग और निवेश में अवांछनीय बदलाव ला सकती है। Fiscal policies also feed in economic trends and influences monetary policies. When the government receives more than it spends, it has surplus. If the government spends more than it receives, it returns a deficit. To meet the additional expenditure, it needs to borrow from the domestic or foreign sources, draw upon its foreign exchange reserve, or print an equivalent amount of money. This trend to influence other economic variables. ये नोट्स हम आपको पीडीएफ में भी प्रोवाइड करेंगे। राजकोषीय नीति भी आर्थिक रुझानों में मदद करती है और मौद्रिक नीति को प्रभावित करती है। जब सरकार इससे अधिक खर्च करती है तो उसके पास अधिशेष होता है, एक्सेस होता है। अगर सरकार इससे ज़्यादा खर्च करती है तो उसे घाटा होता है। अतिरिक्त खर्चों को पूरा करने के लिए इसे घरेलू या विदेशी स्रोतों से उधार लेने की ज़रूरत है। अपने विदेशी मुद्रा भंडार रिजर्व से निकलना या धन के बराबर राशि प्रिंट छपाई करना या अन्य आर्थिक चर को प्रभावित करता है। नाउ मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फिजिकल पॉलिसीज, अभी जो हमने डिस्कस कर रहे हैं वो मॉनेटरी पॉलिसी के साथ है। सम ऑब्जेक्टिव्स कैन मीट आउट फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसीज एज वेल एज। दोनों ऑलमोस्ट एक ही हैं, लेकिन कुछ थोड़े बहुत उसमें फ़र्क होता है, वो इन ऑब्जेक्टिव के थ्रू भी हम समझने का कोशिश करेंगे। बिफोर मूविंग द डिस्कशन ऑन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियाज फिजिकल पॉलिसीज, फर्स्टली नोन द जनरल ऑब्जेक्टिव ऑफ द फिजिकल पॉलिसीज। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू मेंटेन द अचीव ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, ये टू स्टेबलाइज द प्राइस लेवल, टू स्टेबलाइज ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था की विकास दर को स्थिर रखना, टू मेंटेन इक्विलिब्रियम इन द बैलेंस, and to promote the economic development of underdeveloped countries, etc. Fiscal policies of India has two objectives, namely improving the growth of performance of the economy and ensuring social justice to the people. भारत की राजकोषीय नीति ने हमेशा दो उद्देश्य प्राप्त, अर्थात अर्थव्यवस्था के विकास के प्रदर्शन में सुधार और लोगों को सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना है। The fiscal policy is designed to achieve certain objectives as follows: development by effective mobilization resources, संसाधनों के प्रभावी विकास द्वारा विकास। जो संसाधन हमारे पास अवेलेबल हैं, the principal objective of the fiscal policy is to ensure rapid economic growth and development. This objective of the economic growth and development can be achieved by mobilization of fiscal resources. The central and state government in India has used fiscal policies to mobilize resource. राजकोषीय नीति का उद्देश्य तेजी से आर्थिक विकास और विकास को सुनिश्चित करना है। आर्थिक विकास का यह उद्देश्य वित्तीय संसाधनों से जुटान से हासिल किया जा सकता है। भारत में केंद्र और राज्य सरकारों ने संसाधनों को जुटाने के लिए राजकोषीय नीति का उपयोग किया है। नेक्स्ट, वित्तीय संसाधन जुटाए जा सकते हैं कैसे? टैक्सेशन, कराधान से। प्रभावी राजकोषीय नीतियों के माध्यम से सरकार का उद्देश्य प्रत्यक्ष करों को की साथ साथ अप्रत्यक्ष करों के माध्यम से संसाधनों को जुटाना है, क्योंकि भारत में संसाधन जुटाने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कराधान है। नेक्स्ट है पब्लिक सेविंग, सार्वजनिक बचत। सरकारी व्यय को कम करने और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के अधिशेषों को बढ़ाकर सार्वजनिक बचत के माध्यम से संसाधनों को जुटाया जा सकता है। प्राइवेट सेविंग, निजी बचत जिसे कहते हैं। कर लाभ जैसे प्रभावी राजकोषीय उपायों के माध्यम से सरकार निजी क्षेत्र और घरों में संसाधन जुटा सकती है। सरकारी आधारों के माध्यम से संसाधन जुटाए जा सकते हैं। सरकारी बिल जारी करना, सरकारी बॉन्ड जारी करना आदि घरेलू और विदेशी पार्टियों को ऋण और घाटे के वित्त पोषण द्वारा, ये निजी बचत के अंतर्गत आता है। नाउ नेक्स्ट इज रिडक्शन इन इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वॉच वेल्थ, आय और धन की समस्याओं में कमी। फिजिकल पॉलिसीज एम्स टू अचीविंग इक्विटी और सोशल जस्टिस बाय रिड्यूसिंग इनकम inequalities among different sections of the society. The direct tax such as income tax are changed more on rich people
as compared to lower income group. Indirect taxes are also more in the case of semi-luxury and luxury items which are mostly consumed by the upper middle class and the upper classes. The government invites a significant promotion of its tax revenue in the implementation of policies elevations programs to improve the conditions of the poor people in society. राजकोषीय नीति का उद्देश्य समाज के विभिन्न वर्गों के बीच आय समानताओं को कम करने, समानता सामाजिक न्याय प्राप्त करना होता है। निम्न आय समूहों की तुलना में प्रत्यक्ष करों जैसे अमीर लोगों को पर अधिक कर लगाया जाता है। अप्रत्यक्ष कर भी अर्ध विलास और विलासिताओं के मामले में अधिक है, जो ज़्यादातर उच्च मध्यम वर्ग हैं, उच्च वर्ग द्वारा खपत होते हैं। सरकार समाज में गरीब लोगों की स्थितियों में सुधार के लिए गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के कार्यान्वयन में अपने कर राजस्व का एक महत्वपूर्ण अनुपात निवेश करती है। प्राइस स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति की मूल्य स्थिरता और नियंत्रण, ये एक बड़ा ऑब्जेक्टिव है किसी भी सरकार के लिए। इन्फ्लेशन एक बड़ा पार्ट रहता है। इन्फ्लेशन की वजह से इकोनॉमी में एक बड़ा प्रभाव पड़ता है और उसको इन्फ्लेशन को नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। One of the main objectives of the fiscal policies is to control inflation and stabilize price. Therefore, the government always aims to control the inflation by reducing fiscal deficit, introducing tax savings schemes, productive use of financial resources, etc. राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना है। प्राइस बढ़ना, मुद्रास्फीति, व्हाट इज इन्फ्लेशन? When the price is increased, the demand is decrease, and the demand is जब मूल्य बढ़ता है तो उस वस्तु की जो मांग है वो कम हो जाती है। ये सामान्य नियम है किसका? इन्फ्लेशन का। ये सामान्य नियम है, मांग का भी ये सामान्य नियम, लेकिन ये नियम हर जगह लागू नहीं होता है। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, रोजगार सृजन। The government is making every possible effort to increase employment in the country through effective fiscal measures. Investment in the infrastructure has resulted in the direct and indirect employment. Lower taxes and duties on small-scale industries units encourage more investment and consequently generate more employment. Various rural employment programs have been undertaken by the government of India in the solve problem in rural areas. Similarly, self-employment scheme is taken to provide employment to the technical qualified person in the urban area. सरकार प्रभावी राजकोषीय उपायों के माध्यम से देश में रोजगार बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। बुनियादी ढांचे में निवेश से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बेरोजगार मिला है। छोटे पैमाने पर औद्योगिक SSI इकाइयों पर कम कर और शुल्क अधिक निवेश को प्रोत्साहित करते हैं। परिणामस्वरूप अधिक रोजगार उत्पन्न करने और ग्रामीण क्षेत्रों में समस्याओं को समाधान के लिए सरकार द्वारा विभिन्न रोजगार कार्यक्रम चलाए गए हैं। इसी तरह शहरी क्षेत्रों में तकनीकी रूप से योग्य व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने के लिए रोजगार योजना शुरू की जाती है। बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, संतुलित क्षेत्रीय विकास। देयर आर वेरियस प्रोजेक्ट लाइक बिल्डिंग अप डैम्स और रिवर्स, इलेक्ट्रिसिटी, schools, road, industrial project, etc. run by the government to mitigate the regional imbalance in the country. This is done with the help of public expenditure. देश में क्षेत्रीय संतुलन को कम करने के लिए सरकार द्वारा संचालित नदियों, बिजली, स्कूलों, सड़कों, औद्योगिक परियोजना आदि पर बांध बनाने जैसी कई परियोजनाएं बनाई हैं या सार्वजनिक व्यय की सहायता से किया जाता है। रिड्यूसिंग द डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन में कमी को कम करना, ये एक बड़ा पार्ट है। ये भुगतान संतुलन की कमी को कम करना बहुत आवश्यक है। समटाइम गवर्नमेंट गिव्स एक्सपोर्ट इनिशिएटिव्स टू exports to boost up the export from the country. In the same way, import curbing measures are also adopted to check import. Hence, the combined impact of these measures in improvement is in the balance of payment of the country. कुछ समय सरकार देश के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यातकों को निर्यात प्रोत्साहन देती है। उसी तरह आयात पर अंकुश लगाने के लिए उपायों को भी आयात की जांच करने के लिए अपनाया जाता है। इन उपायों का संयोजन प्रभाव क्षेत्र के भुगतान संतुलन में सुधार है। इंक्रीज इन नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय को बढ़ाना, ये एक बड़ा पार्ट है। और ये हमने शॉर्ट करके मैंने ये नोट्स बनाए हैं, आप इसको बहुत इजीली इसको राइट कर पाएंगे। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, अधिक आधारित संरचना
अवसंरचना का विकास। When the government of the concerned countries spends money on the project like railways, schools, dam, electricity, roads, etc. to increase the welfare of the citizens, it improves the infrastructure of the country. Improved infrastructure in the keys to further speed up the economic growth of the country. जब संसद संबंधित क्षेत्र की सरकार नागरिकों के कल्याण को बढ़ाने के लिए रेलवे, स्कूल, बांध, बिजली, सड़क आदि परियोजनाओं का पर पैसा खर्च करती है तो वह देश के बुनियादी ढांचे में सुधार करती है। फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग, विदेशी मुद्रा की कमाई, ये बहुत पार्ट है, इसमें FDI जैसे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं। When the central government of the country gives initiatives like exemption in custom duties, concession in excise duties while producing things in the domestic market, it motivates the foreign investors to increase the investment in the domestic countries. जब तक ये घटेगा नहीं तब तक जो फॉरेन जो इन्वेस्टर हैं वो हमारे यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं होंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो हमारे आज के टॉपिक्स से थे। और एक बार फिर मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या कोई बात आपको समझ में नहीं आई तो उसको आप जो आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है उसमें आप उसको आवश्यक रूप से पोस्ट कर दें। बहुत बहुत